तो स्टोरी की शुरुआत में हम एक टेबल पर रखे हुए तकोयाकी फूड को देखते हैं, लेकिन अचानक ही उस प्लेट में हमें सिगरेट का एक टुकड़ा गिरा हुआ दिखाई देता है। उसी समय वहां बैठा एक आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ओए, मैनेजर को बुला के ला। आखिर कहाँ है मैनेजर? मेरे तकोयाकी में सिगरेट का टुकड़ा कैसे आ गया? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा खाना मुझे सर्व करने की? उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आई होती है, जो घबराते हुए कहती है, मैंने शायद इसका थोड़ा सा हिस्सा खा भी लिया है, कहीं इसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इन लोगों को हमें कंपनसेट करना चाहिए। वहीं वो आदमी गुस्से में थूकते हुए फिर से चिल्लाता है, आखिर मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा खाना सर्व करने की? रेस्टोरेंट में बैठे बाकी कस्टमर्स भी ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी धीरे से कहता है, अरे बिल्कुल नहीं, इस कमीने ने खुद ही सिगरेट उस खाने में गिराई है। ये जानबूझकर ड्रामा कर रहा है। क्या ये खुद को याकुजा समझता है? दरअसल याकुजा जापान का एक खतरनाक गैंग होता है जिसके मेंबर्स के पूरे शरीर पर टैटू बने होते हैं और वे बेहद खतरनाक अपराधी माने जाते हैं। यह सुनकर उसके साथ बैठा दूसरा आदमी तुरंत उसे धीरे बोलने के लिए कहता है, ओए, अपनी आवाज थोड़ी धीमी रख, कहीं वो सुन न ले। क्या होगा अगर वह स्काई गैंग से हुआ तो? दरअसल स्काई गैंग उस इलाके की एक छोटी लेकिन बेहद खतरनाक क्रिमिनल गैंग होती है, जो जापान की बड़ी याकुजा गैंग के बाद काफी पावरफुल मानी जाती है। इसी बीच रेस्टोरेंट में बैठा एक लड़का जो ग्रीन कपड़े पहने होता है बोल पड़ता है, अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आखिर स्काई गैंग के मेंबर्स यहाँ क्यों नहीं आएंगे? ये सुनते ही उसके साथ बैठा आदमी तुरंत उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, चुप रह बेवकूफ, बिना मतलब मुसीबत क्यों लेना चाहता है? इसी दौरान वो आदमी जिसने सिगरेट गिराई थी अब भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, मैनेजर को यहाँ लेकर आओ, अभी के अभी मैनेजर को बुलाओ। तभी रेस्टोरेंट के गेट से एक लड़का अंदर आता है। उसने ब्लैक शर्ट पहन रखी होती है और वो यहाँ पार्ट टाइम काम करता है। उसे देखते ही वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, अबे ओ पार्ट टाइमर, क्या तू बहरा है? मैंने कहा मैनेजर को बुला कर ला। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम योची है और यही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। योची धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और शांत आवाज में पूछता है, आखिर समस्या क्या है? तुम मैनेजर को क्यों बुलाना चाहते हो? ये सुनते ही वो आदमी और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? तुम लोग अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हो? मेरे खाने में सिगरेट का टुकड़ा मिला है, अब इसका हर्जाना कौन देगा? वो आगे कहता है, तुम्हें इसे सीरियसली लेना चाहिए, ये बहुत गंभीर मामला है। सिगरेट में निकोटीन होता है जो कि एक तरह का जहर है। लेकिन योची बिल्कुल शांत रहते हुए जवाब देता है, नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस दुकान में काम करने वाला कोई भी इंसान सिगरेट नहीं पीता और यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं? फिर वो ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पैसे ऐंठने की योजना बना रहे हो तो कम से कम थोड़ा दिमाग तो इस्तेमाल कर लेते। यह कहकर योची उसके पास से गुजरते हुए आगे बढ़ जाता है और बोलता है, जब तक मैं यहाँ शांति से अपना काम कर रहा हूँ तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ कोई परेशानी खड़ी करोगे तो उसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन तभी वो आदमी पलटकर कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक गुस्से में आकर वो सीधे योची का कॉलर पकड़ लेता है। उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए वो घूरकर कहता है, अगर मैं तुमसे अपने नुकसान के पैसे मांग रहा हूं तो तुम्हें चुपचाप दे देने चाहिए। फिर वो घमंड से हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरा बड़ा भाई कौन है? योची शांत आवाज में पूछता है, कौन है तुम्हारा भाई? वो आदमी गर्व से जवाब देता है, मेरा बड़ा भाई स्काई गैंग का मेंबर है। ये कहते ही वो जोर से हंसने लगता है और फिर धमकी देते हुए कहता है, अगर मैंने उन्हें एक बार बता दिया तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? उसकी आवाज और खतरनाक हो जाती है, कल की सुबह तुम भी नहीं देख पाओगे और तुम्हारा पूरा परिवार भी। बस ये सुनते ही योची का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। अचानक वो उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है। वो आदमी अभी भी बोल ही रहा होता है, अब अपने मैनेजर को फोन करके बुलाओ। और लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, योची गुस्से में चिल्लाता है, मैनेजर को बुलाएगा तेरा बाप। और अगले ही पल धाम, योची अपना सिर जोर से उसके चेहरे पर मारता है। ये इतना जोरदार हेडबट होता है कि उसी पल उस आदमी की नाक टूट जाती है। वो दर्द से चीख उठता है। उसकी गर्लफ्रेंड घबराकर चिल्लाती है, हनी, क्या तुम ठीक हो? लेकिन योची का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो उस आदमी को पकड़कर एक के बाद एक जोरदार पंच मारना शुरू कर देता है और गुस्से में चिल्लाता है, स्काई गैंग, ये कमीने, धाम। एक और साइड पंच उसके चेहरे पर पड़ता है। योची दांत भींचते हुए कहता है, मुझे इन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। फिर वो अपनी मुट्ठी कसते हुए चिल्लाता है, अभी तू कह रहा था कि मेरे माँ बाप अगली सुबह नहीं देख पाएंगे। उसकी आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी दिख रहा था। वो चीखते हुए कहता है, लेकिन उन्हें
तुम जैसे हरामियों ने पहले ही मार डाला है। मेरी माँ की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कहानी हमें थोड़ी देर के लिए 10 साल पहले के समय में ले जाती है, जहां हमें बताया जाता है कि स्काई गैंग आखिर बनी कैसे। उस समय जापान में कई छोटे छोटे क्रिमिनल ग्रुप्स हुआ करते थे, लेकिन लगभग 10 साल पहले उन सभी ग्रुप्स को एक बड़ी संरचना में जोड़ने की कोशिश की गई। कई गैंग्स एक साथ मिलकर एक बड़ा संगठन बना रहे थे, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे भी थे जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, और यहीं से शुरू हुई खूनी गैंग वॉर। हर एरिया का अपना बॉस था, और अगर कोई गैंग दूसरे ग्रुप में शामिल होती तो उसका पूरा इलाका उस नए बॉस के कंट्रोल में चला जाता। इसी वजह से जगह जगह लड़ाइयां शुरू हो गईं, मारपीट, गोलियां, हत्याएं, पूरा शहर क्राइम से भर गया था। और उसी खूनी संघर्ष में योची की मां भी मारी गई थी। योची के दिमाग में ये सारी यादें बिजली की तरह घूम रही थीं। हम उसे अपनी मां की फोटो के सामने खड़ा देखते हैं। वो धीरे से कहता है, उन्होंने मुझे अकेले पाला था, वो ही मेरा पूरा परिवार थी। योची अपने पिता को कभी नहीं जान पाया। इस दुनिया में उसकी मां ही सब कुछ थी, और अब वो भी नहीं रही। उधर रेस्टोरेंट में योची गुस्से में उस आदमी को फिर से जोरदार पंच मारता है। धाम! उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगता है। योची गुस्से में कहता है, खुद कुछ कर नहीं सकते और यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हो। वो उस आदमी की गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है जो डर के मारे कांप रही होती है। फिर वो कहता है, तुम जैसे कमीने जो स्काई गैंग का नाम लेकर लोगों को डराते हो, मुझे तुमसे घिन आती है। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा था। तुम जैसे लोगों को देखकर मेरा खून खौल उठता है। वो एक और पंच मारने के लिए हाथ उठाता है और कहता है, तुम जैसे लोगों को देखकर मेरा मन करता है कि। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज आती है। धाम! किसी ने जोरदार किक मारकर योची को दूर फेंक दिया। योची टेबल से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। एक आदमी गुस्से में कहता है, ये फालतूगिरी तुम कर रहे हो यहां योची? योची उठकर पीछे देखता है। वो आदमी रेस्टोरेंट का मालिक था, और असल में वो उसका अंकल था। वो गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दुकान में झगड़ा मत किया करो। क्या तुम यहां लोगों से लड़ने के लिए काम करते हो? अगर तुम्हें यही करना है तो यहां से चले जाओ। मुझे अपने रेस्टोरेंट में किसी गुंडे की जरूरत नहीं है। योची गुस्से में जवाब देता है, लेकिन शुरुआत उसने की थी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वो उस आदमी की तरफ इशारा करके कहता है, ऐसे लोगों को देखते ही मार डालना चाहिए, ये समाज के लिए कैंसर हैं। यह सुनते ही उसका अंकल गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है, आज से तुम इस दुकान में काम नहीं करोगे। मुझे तुम्हारे जैसे लड़के की यहां जरूरत नहीं है। योची चुपचाप खड़ा रह जाता है। उसी समय रेस्टोरेंट से एक आदमी चुपचाप बाहर निकलता है। वो फोन मिलाते हुए कहता है, मिस्टर, मुझे वो मिल गया है। वो यहीं पर है। क्या हमें उसे अभी खत्म कर देना चाहिए? मैंने जांच कर ली है, ये वही आदमी है जिसे आप ढूंढ रहे थे। और तभी हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने अभी योची को मारा था, वो ही असल में किसी को फोन करके उसकी लोकेशन बता रहा था। और वो ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, आज रात मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। इसके बाद हमें फुल मून नाइट का सीन दिखाया जाता है। रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है और योची अपने अंकल के साथ मिलकर दुकान की सफाई कर रहा होता है। कुछ देर तक खामोशी रहती है। फिर अचानक अंकल योची को आवाज देते हैं, योची। योची झाड़ू लगाते हुए कहता है, क्या हुआ? अंकल थोड़ी गंभीर आवाज में कहते हैं, मैंने पहले जो कहा था वो मजाक नहीं था। अब तुम्हें इस दुकान में काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वापस स्कूल जाना चाहिए। ये सुनते ही योची तुरंत जवाब देता है, मुझे दिलचस्पी नहीं है। मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। अंकल थोड़े नाराज होकर कहते हैं, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी उम्र का बच्चा इस तरह दुकान में काम करे। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन योची ठंडे लहजे में जवाब देता है, अगर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मुझे स्कूल जाने का कोई मन नहीं करता। ये सुनकर अंकल थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। क्या तुमने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा है? तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए, एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन तभी योची धीरे से बोलता है, अच्छी जिंदगी? उसकी आवाज भारी हो जाती है। मैं तो अच्छी जिंदगी जीना भूल चुका हूं, जिस दिन मेरी मां मुझसे छिन गई थी। योची के शब्दों में जो दर्द है वो वाकई दिल को छू लेने वाला है। यह साफ है कि वो अपनी मां को खोने के गम से अब तक उबर नहीं पाया है। ये सुनते ही अंकल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, वो बहुत पुरानी बात है, तुम्हें अब नई शुरुआत करनी चाहिए। योची झाड़ू लगाते हुए धीरे से जवाब देता है, मुझे स्कूल का नाम सुनते ही अजीब डर लगता है। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता।
फिर वह अंकल की तरफ देखकर कहता है, क्या आपको याद नहीं है, जिस दिन मैं पहली बार स्कूल गया था, उसी दिन मेरी माँ मुझसे छिन गई थी। अब अंकल बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। योची आगे बोलता है, वो मेरा स्कूल का पहला दिन था। मैं अपने नए दोस्तों के साथ खेल रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं हंसते हुए घर लौट रहा था, लेकिन तभी माँ को गोली लग गई थी और उनकी मौत हो गई। योची की आंखें भर जाती हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था, जब तक फोन नहीं आया। जब तक मैं वहां पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। जब मैं पहुंचा तो उनकी बॉडी पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। इन यादों को याद करते हुए योची को घबराहट होने लगती है। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। ये देखकर अंकल तुरंत उसके पास आते हैं और कहते हैं, योची, बस करो, इन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। योची का दर्द वाकई बहुत गहरा है और अंकल की खामोशी इस सीन को और भी भारी बना रही है। मुझे पता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सच ये है कि मुझे हमेशा डर लगता है। जिस तरह मैंने अपनी माँ को खो दिया, अगर उसी तरह मैं आपको भी खो दूं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर अंकल भी चुप हो जाते हैं। फिर वो धीरे से कहते हैं, योची, मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो, तुम्हें एक नई जिंदगी मिले, मेरी चिंता मत करो। लेकिन योची सिर झुकाकर कहता है, माफ कीजिए, लेकिन मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। जब तक इस दुनिया में गैंग वॉर जैसी चीजें खत्म नहीं होती, मैं शांति से नहीं जी सकता। इसके बाद हमें एक न्यूज एडवर्टाइजमेंट बोर्ड दिखाया जाता है, जहां रिपोर्टर बता रहे होते हैं कि स्काई गैंग अब सिर्फ एक क्रिमिनल गैंग नहीं रही, बल्कि वो जापान की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक बन चुकी है। वे लोग अब खुद को न्यू वन ग्रुप कहते हैं। उन्होंने कई बड़े बिजनेस और इंडस्ट्री अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। इतना ही नहीं, वे जापान की 5 सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन चुके हैं। उधर बाहर खड़े कुछ लोग रेस्टोरेंट को घूर रहे होते हैं। उन्हें देखकर योची मन ही मन सोचता है, ये देश इन लोगों के अपराधों को नजरअंदाज कर रहा है। जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे, मेरे लिए यहाँ जीना मुश्किल है। या तो मुझे इन्हें खत्म करना होगा या फिर मुझे खुद ही गायब होना होगा। तभी अचानक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ आदमी घुस आते हैं। उनके हाथों में चाकू होते हैं। अंकल तुरंत स्थिति समझ जाते हैं और चिल्लाते हैं, योची, पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। लेकिन इससे पहले कि योची कुछ कर पाता, एक आदमी तेजी से उसकी ओर हमला कर देता है। अंकल तुरंत बीच में आकर उसे जोरदार पंच मारते हैं, लेकिन दूसरे आदमी चाकू से अंकल पर हमला कर देते हैं। उनके शरीर पर कई कट लग जाते हैं। योची घबरा जाता है। अंकल, ये क्या हो रहा है? अंकल चिल्लाते हैं, यहां मत रुको, भाग जाओ। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी योची पर हमला कर देता है। योची बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंख के पास एक कट लग जाता है। दूसरा वार उसकी गर्दन पर आने वाला होता है। तभी अंकल बीच में आ जाते हैं और वो चाकू सीधा अंकल की पीठ में लग जाता है। अंकल जमीन पर गिर जाते हैं। योची घबरा जाता है, लेकिन तभी योची की नज़र अंकल की पीठ पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। अंकल की पीठ पर एक बड़ा टैटू बना हुआ होता है। योची की आंखें फैल जाती हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, ये कैसे हो सकता है? फिर वो धीरे से बोलता है, क्या आप स्काई गैंग के मेंबर हैं? वो उनकी चौड़ी पीठ को देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर एक बार सोचूं तो क्या मैंने आज तक कभी अपने अंकल की पीठ को इस तरह देखा है? और अभी जो मैं देख रहा हूं, आखिर ये सब क्या है? मुझे इस चीज को किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए? क्योंकि उसकी नज़र अंकल की पीठ पर लिखे हुए नाम पर पड़ती है, इशिकाई गैंग। ये देखकर योची हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये सच में इशिकाई गैंग के मेंबर हैं? और तभी हमें योची के अतीत की कुछ यादें दिखाई जाती हैं। जब योची छोटा था, उस समय उसकी मदर की मौत हो चुकी थी। वो फ्यूनरल में अकेला बैठा हुआ था। उसके साथ शोक मनाने के लिए कोई भी नहीं था। और तभी अचानक वहां एक आदमी आता है और उससे पूछता है, क्या तुम योची हो? ये सुनकर योची उसकी तरफ पलटकर देखता है। वो समय उसकी जिंदगी का ऐसा पल था जब उसके साथ दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं था। तभी वो आदमी उससे कहता है, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम बहुत छोटे थे, लेकिन अब तुम काफी बदल गए हो। योची अपने मन में बताता है कि जिस दिन मैं पहली बार अपने अंकल से मिला, उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ बातें की थी। वो कह रहे थे, योची, तुम तो बहुत छोटे से बड़े हो चुके हो, इसलिए शायद तुम्हें मैं याद नहीं होऊंगा, क्योंकि जब तुम छोटे थे तब मैं तुमसे मिला था। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? ये सुनकर योची पूछता है, नहीं, आखिर आप कौन हैं? तब वो आदमी जवाब देता है, मेरा नाम सीगे यामदा है, मैं तुम्हारे फादर का बहुत पुराना दोस्त हूं। योची अपने मन में कहता है कि वह अचानक मेरी जिंदगी में आए और खुद को मेरे फादर का दोस्त बताने लगे। उस समय उसके परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचा था। उसके पास फैमिली के नाम पर कोई नहीं था। लेकिन वो आदमी वहां आया और जिस तरह से वो बातें कर रहा था, ऐसा लग रहा था
कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। यूची कहता है कि मुझे अपनी उम्र के हिसाब से उस समय और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, लेकिन मैं उस समय सिर्फ एक बच्चा था, इसीलिए उसने उस आदमी पर भरोसा कर लिया। वो कहता है, शायद मैंने उस समय अपने दिल के अंदर छिपी हुई भावनाओं को जगा लिया था। मैं किसी पर विश्वास करना चाहता था, मैं उस अकेलेपन से बाहर नहीं निकलना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि छोटा योची अचानक उस आदमी को गले लगा लेता है। वह अपने दांत भींचते हुए जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि आखिर वो एक छोटा बच्चा था जिसने अभी अभी अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। उस समय उसकी जिंदगी की सच्चाई यही थी, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता था। योची याद करते हुए कहता है, उस समय मैंने सोचा कि मेरे पास अभी भी एक भरोसेमंद इंसान है, और ये सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसके अंकल हंसते हुए कहते हैं, ओ ए बच्चे, तुम तो मुझे बहुत कसकर गले लगा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। फिर वो कहते हैं, तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसी है, लगता है तुम्हें ये ताकत उन्हीं से मिली है। और फिर वो कहते हैं, अब से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। यूची बताता है कि उस घटना को अब 10 साल बीत चुके हैं। इन 10 सालों में उसके अंकल ने उसका ख्याल बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह रखा। कई बार उन्होंने उसे डांटा, कई बार मारा भी, लेकिन जो कुछ भी किया वो सब एक पिता अपने बच्चे के लिए करता है। उन्होंने उसे हर चीज सिखाई, मानो जैसे वो सच में उसके फादर ही हों। हम देखते हैं कि जैसे जैसे योची बड़ा होता है, वैसे वैसे उसकी तस्वीरें भी ली जाती हैं। जब वो छोटा था, जब उसका स्कूल का पहला दिन था, जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और फिर हाई स्कूल की उम्र तक, ये सारी तस्वीरें उनकी यादों का हिस्सा बनती चली जाती हैं। योची कहता है कि मेरे लिए वो मेरी फैमिली के सबसे प्रीशियस मेंबर बन गए थे, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता था और जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता था। लेकिन अब हम प्रेजेंट टाइम में लौटते हैं, जहां जमीन पर 3 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, जिन्हें उसके अंकल ने मार दिया है। और ये सब देखकर योची के मन में सवालों का तूफान उठ रहा है। वो सोच रहा है, अतीत की इन यादों को और अभी जो मैं देख रहा हूं, इन दोनों को आखिर मैं कैसे जोड़ूं। तभी उसके अंकल पीछे मुड़कर उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, योची, अपना सामान उठाओ। और योची चुपचाप खड़ा रहता है। अंकल उसके पास से गुजरते हुए कहते हैं, हम यहां अब और नहीं रुक सकते। लेकिन योची तुरंत कहता है, इसे भूल जाइए, पहले मुझे इन सब चीजों के बारे में समझाइए। अंकल कहते हैं, अभी नहीं, अभी इसका सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन योची चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मुझे अभी जानना है, आखिर यहां हो क्या रहा है। और वो गुस्से में कहता है, व्हाट द हेल, आप इशिकाई गैंग के मेंबर कैसे हो सकते हैं। योची गुस्से और हैरानी से कांपते हुए बोलता है, आखिरकार ये सब क्या है, ये सारे सीन, ये सारे सवाल, मैं इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो अपने अंकल की ओर देखते हुए कहता है, आपको मेरी स्थिति के बारे में और इन सब चीजों के बारे में मुझे एक्सप्लेन करना होगा। फिर वो और भी ज्यादा गुस्से में पूछता है, मेरी मां की हत्या करने वाले गैंग का एक मेंबर आखिरकार मेरे इतने करीब क्यों आया, वो मेरे साथ इतने सालों तक क्यों रहा, क्यों उसने खुद को मेरे फादर का दोस्त बताया, क्यों उसने मेरे साथ फैमिली की तरह रहकर मेरा ख्याल रखा। जैसे ही योची ये सवाल पूछता है, अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। ये तो बहुत ही आसान सी बात है। योची और उसके अंकल दोनों का ध्यान तुरंत पीछे की ओर जाता है, और वहां से वही आदमी सामने आता है जिसने कुछ देर पहले फोन पर बात की थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, अपने हाथ में पकड़े हुए नाइफ को सहलाते हुए। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, आपकी प्रोटेक्शन की है। फिर वो हल्की हंसी के साथ बोलता है, वैसे मैं अपना इंट्रो दे दूं, मेरा नाम याकाजी है और मैं न्यू वन ग्रुप का मेंबर हूं। हालांकि तुम इसे याकाई भी कह सकते हो, क्योंकि यही इसका पुराना नाम है। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, और वैसे मैं यहां तुम्हें मारने आया हूं। यह सुनकर योची पूरी तरह से हैरान रह जाता है। तभी वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, यंग मास्टर, मरने के लिए तैयार हो जाइए। तभी योची के अंकल उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, योची, पीछे हट जाओ। लेकिन योची हैरानी से पूछता है, इसने मुझे यंग मास्टर क्यों कहा। अंकल गंभीर आवाज में कहते हैं, अभी इन सब चीजों को समझाने का समय नहीं है। फिर वो उस आदमी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये आदमी बहुत ताकतवर है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन योची चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता है। तभी वह किलर हंसते हुए कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं मालूम। मैं तुम्हें यंग मास्टर क्यों बुला रहा हूं, और मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता है। क्या इस आदमी ने तुम्हें सच में कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही योची के अंकल का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह चिल्लाते हुए कहते हैं, कमीने, मैंने तुझे चुप रहने को कहा था, क्या तुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन याकाजी मुस्कुराते हुए कहता है, तो इसका मतलब
तुम्हें काफी अंधेरे में रखा गया है बच्चे। फिर वो धीरे से कहता है, तुम्हारे पिता का नाम है तामोया शंडो। ये नाम सुनते ही योची पूरी तरह से चौंक जाता है। उसके दिमाग में तुरंत एक याद चमकती है। वो हैरानी से कहता है, तामोया शंडो, ये तो इशिकाई ग्रुप के फाउंडर हैं। और फिर वो कांपती हुई आवाज में कहता है, क्या वो मेरे पिता हैं? योची के मन में सवालों का तूफान उठ जाता है। ये सब क्या है? उधर उसके अंकल का गुस्सा और बढ़ चुका होता है। वह तेजी से आगे बढ़ते हैं और उस किलर पर हमला करने के लिए पंच मारते हैं, लेकिन उससे पहले ही याकाजी तेजी से अपना नुकीला वेपन घुमाता है और वो सीधे अंकल के हाथ को आर पार कर देता है। खून हवा में उछल जाता है। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, ये आदमी जिसने तुम्हें इतने सालों तक पाला, असल में। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, अंकल गुस्से से चिल्लाते हैं, चुप रहो, मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। लेकिन याकाजी हंसते हुए पीछे हट जाता है और कहता है, वैसे मैं बता दूं, ये आदमी इशिकाई के 3 डायरेक्टर्स में से तीसरे नंबर का डायरेक्टर है और वो इस गैंग के फाउंडर्स में से भी एक है। फिर वो व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि समय के साथ ये काफी सॉफ्ट हो चुका है। मैंने इनके पुराने कारनामों के बारे में बहुत सुना है। आज मुझे उन्हें अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। फिर भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, थर्ड डायरेक्टर। लेकिन तभी धड़ाम, अचानक एक जोरदार किक उसके चेहरे पर पड़ती है। अंकल उसे दूर फेंक देते हैं और गुस्से में कहते हैं, ओ तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। उधर योची ये सब देखकर कांप रहा होता है। वो चिल्लाते हुए पूछता है, क्यों? आखिर ये आदमी जो बोल रहा है, आप उसे झूठ क्यों नहीं कह रहे? क्या ये सब सच है? क्या मेरे पिता सच में इशिकाई के फाउंडर हैं? और फिर वो लगभग टूटती हुई आवाज में पूछता है, अगर ऐसा है तो मेरी मां को क्यों मारा गया? योची की आवाज अब गुस्से और दर्द से कांप रही होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर मेरे पिता इतने बड़े गैंग के फाउंडर थे तो फिर मेरी मां को क्यों मारा गया? उन्होंने उन्हें बचाया क्यों नहीं? और ये सब आखिर चल क्या रहा है? वो अपने अंकल से कहता है, मुझे सब कुछ जानना होगा, आपको मुझे सब बताना ही पड़ेगा। उधर जमीन पर गिरा हुआ याकाजी धीरे धीरे उठने लगता है। वो अपने हाथ में नाइफ पकड़कर फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन योची अभी भी अपने सवालों में उलझा हुआ होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं उस गैंग के फाउंडर का बेटा हूं तो फिर मुझे रेड फैमिली का मेंबर क्यों नहीं माना जा रहा? ये लोग मुझे मारने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तभी उसके अंकल उसकी ओर मुड़कर कहते हैं, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें इन सभी सवालों के जवाब बाद में दूंगा। अभी हमें यहां से निकलना होगा, तुम्हें तुरंत यहां से भागना होगा। लेकिन योची गुस्से में जवाब देता है, नहीं, आप हर सवाल से बच रहे हैं। मैं यहां से अकेले नहीं जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। तभी हम देखते हैं कि अंकल झुककर जमीन से एक नाइफ उठा लेते हैं। वो उस हत्यारे की तरफ देखते हैं और फिर योची से कहते हैं, योची, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसी समय किलर फिर से हमला करता है, लेकिन अंकल तुरंत बीच में आकर उस अटैक को रोक लेते हैं और इस बार वो हमला सीधे उनके शरीर पर लगता है। योची ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। अंकल चोट लगने के बावजूद खड़े रहते हैं। वो योची की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे पिता से एक वादा किया था और मैं आज तक उस वादे को निभा रहा हूं। मैंने कसम खाई थी कि हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। उधर याकाजी ये सब देखकर हंसने लगता है। वो कहता है, वाह, कितना इमोशनल सीन है। मुझे तो यहां थर्ड डायरेक्टर का ऐसा दिल देखकर हैरानी हो रही है। लेकिन अफसोस, मैं यहां तुम्हें मारने के लिए आया हूं और मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हट सकता। ये कहकर वो अपने नाइफ को सीधे अंकल की छाती में घोंप देता है, लेकिन उसी समय अंकल उसके कॉलर को पकड़ लेते हैं। वो उसे कसकर पकड़े रहते हैं और कहते हैं, तुम मेरे दुश्मन बनने के लायक भी नहीं हो। अभी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये कहते हुए वो उसे अपने सीने से पकड़कर रोक लेते हैं ताकि वो भाग ना सके। याकाजी कई बार करता है, लेकिन अंकल उसे जाने नहीं देते। फिर भी वो आदमी दर्द में भी हंस रहा होता है। वो कहता है, कमाल है, इतनी चोट खाने के बाद भी आप अभी तक खड़े हैं। सच में आप थर्ड डायरेक्टर बनने के लायक हैं। आपने अपने नाम की इज्जत रखी है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। अंकल उस किलर को पकड़कर रोके हुए होते हैं और वो जोर से चिल्लाकर कहते हैं, योची, अब तुम्हारे पास भागने का मौका है। जल्दी करो और यहां से निकल जाओ। अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां लड़ता रहा तो शायद मेरी जान भी चली जाएगी, इसलिए तुरंत भाग जाओ। फिर वो थोड़ा शांत होकर कहते हैं, और मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं यहां नहीं मरूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं वापस जरूर आऊंगा।
क्या मैंने आज तक तुमसे किया हुआ कोई वादा तोड़ा है? यह सुनकर योची पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसके सामने एक ऐसा दृश्य चल रहा होता है जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा। वो अपने मन में सोचता है, क्या मुझे अंकल की बात मान लेनी चाहिए या फिर मुझे यहां रुककर कुछ और करना चाहिए? तभी उसकी नजर उस किलर के चेहरे पर पड़ती है। वो आदमी इतनी चोट खाने के बाद भी हंस रहा होता है और यही देखकर योची के दिल में डर बैठ जाता है। वो सोचता है, मुझे यहां इतना डर क्यों लग रहा है? क्या मैं मजबूरी में भाग रहा हूं या मैं खुद यहां से भागना चाहता हूं? और आखिरकार योची रेस्टोरेंट का गेट खोलता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। वो भागता रहता है। उसे याद भी नहीं रहता कि वो कितनी देर से भाग रहा है और वो कहां जा रहा है। फिर अचानक एक सुनसान गली में साइड से कोई आदमी निकलता है और सीधे योची को पकड़ लेता है। योची की चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगती है और अंधेरा छा जाता है। कोई आवाज आती है, बस अब काफी है, और उसी के साथ योची बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि योची जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। अचानक से उसे होश आता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसके चारों तरफ कई लोग खड़े हुए हैं। यह देखकर वो घबरा जाता है और तेजी से पीछे हटने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो हैरानी से चारों ओर देखते हुए कहता है, व्हाट? ये आखिर कौन सी जगह है? क्या मैं हेल में हूं? उसके सामने 3 आदमी खड़े होते हैं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। योची डर और गुस्से के बीच उनसे पूछता है, तुम लोग आखिरकार कौन हो? तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, लगता है आखिरकार तुम जाग गए हो। दूसरा लंबा चौड़ा आदमी हंसते हुए कहता है, तुम अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा सोते हो बच्चे। यह सब देखकर योची के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। वह अपने मन में सोचता है, नहीं, मुझे इनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये लोग जरूर मुझे मारने आए हैं। तभी उन तीनों के बीच में खड़ा आदमी आगे बढ़ता है। वो शांत आवाज में कहता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर वो सम्मान से झुकते हुए कहता है, यंग मास्टर। ये सुनकर योची और ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन वो तुरंत खड़ा हो जाता है और फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। अब वो उन तीनों के सामने लड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है। अपने मन में वो सोच रहा होता है, ये लोग जरूर इशिकाई गैंग के मेंबर हैं। वो अपने हाथों को कसकर बांधता है और फाइटिंग स्टांस ले लेता है। फिर वो गुस्से में कहता है, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो तो आओ, कोशिश करके देख लो। यह सुनकर लंबा चौड़ा आदमी हल्की हंसी हंसता है। वो कहता है, ओहो, ये तो काफी डरावनी धमकी है। लेकिन योची अभी भी कांप रहा होता है। फिर भी वो खुद को मजबूत बनाकर कहता है, मैं अभी नहीं मर सकता। जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता, मैं मर नहीं सकता। योची के दिमाग में अब भी कई सवाल घूम रहे होते हैं। वो सोचता है, मेरी माँ की मौत क्यों हुई? इसके पीछे असली कारण क्या है? और अंकल ने कहा था कि उन्होंने मेरे पिता से वादा किया था, तो आखिर ये सब क्या चल रहा है? उसके सामने खड़ा वो बड़ा सा आदमी उससे कहीं ज्यादा लंबा और ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी योची उससे लड़ने के लिए तैयार खड़ा रहता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन उसके दिल में एक ही जिद होती है, मुझे सच जानना है। और अचानक योची पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और सीधे उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं यहां मरने वाला नहीं हूं। लेकिन अगले ही पल जो होता है, उसे देखकर योची पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि वो आदमी लड़ने के बजाय सीधे उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और सम्मान से सिर झुकाकर कहता है, हम यहां डायरेक्टर के आदेश पर आए हैं। हम डायरेक्टर के पर्सनल ऑफिशियल मेंबर्स हैं। फिर वो सम्मान से कहता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, यंग मास्टर। वो आगे बताता है कि वे सभी डायरेक्टर यामादा की पर्सनल सिक्योरिटी टीम का हिस्सा हैं और एक इमरजेंसी सिचुएशन में योची की रक्षा करने के लिए ही यहां भेजे गए हैं। ये सब सुनकर योची पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि एक लंबे बालों वाला बंदा वहां खड़ा होता है, जिसे उसके साथी जबरदस्ती झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह देखकर वो गुस्से में बोल पड़ता है, आखिर ये क्या बकवास है? क्या तुम लोग थप्पड़ खाना चाहते हो? इस तरह क्यों झुका रहे हो मुझे? तभी उसका एक साथी उसे रोकते हुए कहता है, चुपचाप अपना सिर झुका लो, अभी यहां डायरेक्टर बातचीत कर रहे हैं और ये 4th डायरेक्टर हैं। ये सुनकर वो लंबे बालों वाला बंदा और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या बदतमीजी है, मुझे इस बच्चे के सामने झुकना पड़ रहा है। उधर योची भी अब पूरी तरह उलझ चुका होता है। वो सामने खड़े 4th डायरेक्टर से पूछता है, तुम लोग आखिर हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो आदमी जवाब देता है, मेरा नाम यूशेन सातो है
और मैं न्यूबॉर्न ग्रुप का 4th डायरेक्टर हूँ। ये सुनकर योची और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसी गैंग के लोग उसे मारना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसी गैंग के लोग उसे यंग मास्टर कहकर उसकी रक्षा करने आए हैं। योची पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है और कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? उसी गैंग के कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं और कुछ लोग मुझे बचा रहे हैं। ऐसा क्यों? आप लोग मेरे साथ क्यों हैं? तभी 4th डायरेक्टर गंभीर आवाज में कहता है, क्योंकि ये सब बातें आपके अतीत से जुड़ी हुई हैं और अब समय आ गया है कि आपको सच बताया जाए। और फिर वो बताना शुरू करता है। लगभग 10 साल पहले की बात है। उस समय आप सिर्फ 5 साल के थे। उस दौर में जापान के कई छोटे छोटे गैंग्स को मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाया जा रहा था, न्यूबॉर्न ग्रुप। छोटे मोटे सभी गैंग्स को एक साथ मिलाकर एक यूनिफाइड संगठन बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उस यूनिफिकेशन के दौरान कई बड़ी लड़ाइयां हुईं, कई गैंग्स आपस में भिड़ गए और जब ये सब खत्म होने ही वाला था, तभी टोक्यो की आखिरी लड़ाई में आपके पिता, जो उस समय इस पूरे संगठन के सबसे बड़े लीडर थे, बॉर्डर लाइन एरिया में लड़ते हुए मारे गए। उन्हें दुश्मन गैंग के मेंबर्स ने मार डाला, लेकिन उनकी मौत के बाद भी ये संगठन टूटने के बजाय और मजबूत हो गया, क्योंकि मरने से पहले उन्होंने एक वसीयत विल लिखी थी और जब वो वसीयत पढ़ी गई तो वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। सबसे पहला नियम उसमें ये लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद भी ये संगठन एकजुट रहना चाहिए। इसे छोटे छोटे गैंग्स में नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे गैंग्स अलग अलग हो जाते तो बाहरी ताकतें आसानी से उन पर कब्जा कर लेती। इसलिए उन्होंने सभी गैंग्स को एक साथ जोड़कर रखने का आदेश दिया था। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब वसीयत का दूसरा हिस्सा पढ़ा गया। उसमें लिखा था, मेरी सारी संपत्ति मेरी पत्नी और मेरे बेटे को दी जाए। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि फर्स्ट डायरेक्टर का कोई परिवार भी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान वो इंसान हुआ जो उस समय उस संगठन का चेयरमैन था। दरअसल उसे कभी भी ये अंदाजा नहीं था कि फर्स्ट डायरेक्टर का कोई बेटा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि उनकी सारी संपत्ति और उत्तराधिकार उनकी पत्नी और बेटे को मिलने वाला है, उसके मन में लालच जाग उठा और उसी पल से उसने ठान लिया कि वो इस सच्चाई को दुनिया के सामने आने ही नहीं देगा। 4th डायरेक्टर गंभीर आवाज में आगे बताता है, उस चेयरमैन का नाम था मिकाडो। मिकाडो वही इंसान था जो इस पूरे संगठन का अगला हेड बनना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने फर्स्ट डायरेक्टर की वसीयत पढ़ी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि असली उत्तराधिकारी अभी भी जिंदा है। और तभी उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो इस सच्चाई को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, और इसके लिए उसे सिर्फ 2 लोगों को रास्ते से हटाना था, आप और आपकी मां। सबसे पहले वसीयत का कागज मिकाडो के हाथ लगा था और उसने जानबूझकर ये बात बाकी मेंबर्स से छुपाकर रखी, ताकि वो चुपचाप आप दोनों को खत्म कर सके और सारी संपत्ति और सत्ता खुद हासिल कर सके। लेकिन सच हमेशा ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। इस बीच संगठन के अंदर कई झगड़े शुरू हो गए। फर्स्ट डायरेक्टर की मौत के बाद संगठन की कमान अस्थायी रूप से मिकाडो के हाथ में आ गई थी और उसके पास कई ऐसे नए मेंबर्स भी थे जो उस पर अंधा भरोसा करते थे। उनकी मदद से उसने अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा ली थी। लेकिन संगठन के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी आपके पिता के प्रति वफादार थे। और इसी सत्ता की लड़ाई के बीच मिकाडो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अपने आदमियों को भेजकर आपकी मां की हत्या करवा दी, ताकि भविष्य में कोई भी उनके नाम पर संपत्ति का दावा न कर सके। ये सब सुनते ही योची की आंखें सदमे से फैल जाती हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो कांपती आवाज में कहता है, मतलब मिकाडो ने मेरी मां को मारा? तभी 4th डायरेक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो अपना रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहता है, यंग मास्टर, ज्यादा हिलिए मत। आपके सिर पर लगी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। अगर आप ज्यादा हिले तो जख्म फिर से खुल सकते हैं। फिर वो धीरे से कहता है, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं, लेकिन अभी आपको शांत रहना होगा। लेकिन योची के मन में अब तूफान उठ चुका था। वो गुस्से और दर्द से भरी आवाज में पूछता है, अगर ऐसा था तो उन्होंने मुझे उसी दिन क्यों नहीं मार दिया? जब उन्होंने मेरी मां को मार दिया था तो मुझे भी खत्म कर सकते थे। उस समय तो मैं सिर्फ एक छोटा बच्चा था, उन्हें मुझे मारने में कोई परेशानी नहीं होती। ये सुनकर 4th डायरेक्टर गहरी सांस लेता है और फिर सच्चाई का एक और हिस्सा सामने रखता है। वो कहता है, बात ये नहीं है कि उन्होंने आपको जिंदा छोड़ दिया, सच्चाई ये है कि वे आपको मार ही नहीं पाए। योची हैरान होकर उसकी ओर देखता है। तभी 4th डायरेक्टर आगे कहता है, क्योंकि इतने सालों से 3rd डायरेक्टर आपकी रक्षा कर रहे थे। अगर वो उस दिन वहां नहीं पहुंचते तो आपकी मां के अंतिम संस्कार वाले दिन ही आपको भी मार दिया जाता। दरअसल उस दिन आपकी मां के अंतिम संस्कार के समय
आपको भी उसी कब्र में दफनाने की पूरी योजना बना ली गई थी। लेकिन तभी डायरेक्टर यामादा वहां पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सभी लोगों को रोक दिया और उसी दिन से वो आपकी छाया बनकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। और तभी हमें उस समय का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां अंतिम संस्कार वाले स्थान के बाहर कई लोग घायल और बेहोश पड़े हुए हैं, और वहां खड़े हैं डायरेक्टर यामादा। वो अकेले ही इतने सालों से योची की रक्षा करते आ रहे थे, सभी खतरों को, सभी दुश्मनों को अकेले झेलते हुए। और ये सब सुनकर योची की आंखों के सामने एक एक करके सारी पुरानी यादें आने लगती हैं। वो पल जब उसके अंकल ने उससे कहा था, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और फिर उसे रेस्टोरेंट वाली वह फाइट भी याद आती है, जहां उसके अंकल अकेले ही सब कुछ संभाल रहे थे। ये सब याद करते हुए योची के मन में एक सवाल उठता है। वो धीरे से कहता है, आखिर क्यों? अंकल ने ये सब अकेले क्यों सहा? उन्होंने मुझे कभी इन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं बताया? अब योची का चेहरा साफ बता रहा होता है कि वो अंदर से बहुत परेशान है। तभी वो अचानक पूछता है, अंकल अभी कहाँ हैं? ये सुनकर फोर्थ डायरेक्टर थोड़ा गंभीर हो जाता है और कहता है, हमें नहीं पता, अभी हमारा उनसे संपर्क टूट चुका है। ये सुनकर योची का दिल और भी बेचैन हो जाता है। वो तुरंत कहता है, तो फिर यहाँ खड़े क्या हो? जाओ और उन्हें ढूंढो। तुम लोगों को यहाँ मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है, पहले जाकर उन्हें ढूंढो। लेकिन फोर्थ डायरेक्टर शांत आवाज में जवाब देता है, हमें यहाँ रुकने का आदेश उन्हीं का है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तभी पीछे खड़ा लंबे बालों वाला बंदा हल्की हंसी के साथ कहता है, देखो तो सही, इन्हें अपने अंकल की कितनी चिंता हो रही है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है इन्हें उनके असली पावर के बारे में पता ही नहीं है। ये सुनकर योची थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी फोर्थ डायरेक्टर समझाते हुए कहता है, आप निश्चिंत रहें, थर्ड डायरेक्टर कोई साधारण इंसान नहीं है, उन्हें इतनी आसानी से कोई मार नहीं सकता। अगर उन्होंने हमें यहाँ रुकने को कहा है तो इसका मतलब है कि उन्हें खुद पर पूरा भरोसा है, हमें बस उन पर विश्वास करना होगा। यह सुनकर योची कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है, और फिर उसे वो पल याद आता है जब उसके अंकल ने उससे कहा था, मैं नहीं मरूंगा, ये मेरा वादा है, मैं जरूर वापस आऊंगा, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। योची उन सभी पलों को याद करता है और धीरे से खुद से कहता है, अंकल ने वादा किया था और उन्होंने आज तक अपना कोई भी वादा नहीं तोड़ा, इसलिए इस बार भी वो जरूर वापस आएंगे। ये सोचते हुए योची चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उठने लगता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी फोर्थ डायरेक्टर उसकी ओर देखते हुए कहता है, कृपया हमारे साथ चलिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योची की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। उसके अंदर का गुस्सा अब बाहर आने लगा था। वो सामने देखते हुए कहता है, तुम लोग कह रहे हो कि अब से मेरी प्रोटेक्शन करोगे, है ना? फोर्थ डायरेक्टर जवाब देता है, हाँ, अब से हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन तभी योची खड़ा हो जाता है और बेहद ठंडी आवाज में कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो आगे कहता है, मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता और ना ही मैं जिंदगी भर यहां छिपकर जी सकता हूं। उसके मन में अब एक बात साफ हो चुकी थी, भले ही उसके अंकल सुरक्षित लौट आए, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहने वाली है, क्योंकि दुश्मन उसे हमेशा मारने की कोशिश करते रहेंगे। और तभी उसके दिमाग में एक नाम गूंजता है, मिकाडो। योची गुस्से में अपने हाथ को कसकर पकड़ लेता है और दांत भींचते हुए कहता है, मिकाडो, कमीने। फिर वो गुस्से से भरकर कहता है, अब मैं भागूंगा नहीं, मैं उनसे लड़ूंगा, चाहे अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। मैं मिकाडो को खत्म करूंगा। उसने मेरी मां को मारा, मेरी जिंदगी बर्बाद की और मुझे मारने की कोशिश की। मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर फोर्थ डायरेक्टर थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो कहता है, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, आपको सही समय का इंतजार करना होगा और खुद को मजबूत बनाना होगा। अगर अभी आपने जल्दबाजी की तो आप बिना मतलब मारे जाएंगे। लेकिन योची उसकी ओर देखते हुए पूछता है, क्या इस दुनिया में यही नियम नहीं है, या तो मारो या फिर मरो? फिर वो सीधे पूछता है, क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो ताकि मैं उन्हें खत्म कर सकूं? ये सुनकर फोर्थ डायरेक्टर कुछ पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, आप काफी केयरलेस हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी आप में लड़ाई का कोई खास टैलेंट नहीं है। अभी तो आप अपनी रक्षा भी मुश्किल से कर पाएंगे। ये सुनकर योची मन ही मन सोचता है, हाँ, मुझे पता है। लेकिन तभी फोर्थ डायरेक्टर आगे कहता है, लेकिन एक तरीका है जिससे आप बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां से इस संगठन के सबसे खतरनाक लोग निकलते हैं। ये सुनकर योची तुरंत पूछता है, क्या? मुझे बताओ।
और तभी सीन अचानक बदल जाता है। 2 साल बाद सीन आता है टोक्यो के शिंजुकू टाउन का, जहां सड़क के किनारे कुछ गुंडे एक बूढ़े आदमी को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। उनमें से एक टकला गुंडा उस बूढ़े को मारते हुए गुस्से में कहता है, ओए बुड्ढे, आखिर कब तक हमें इंतजार करवाएगा? अगर तूने हमारा उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं किया तो आज यहीं तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी डरते हुए कहता है, लेकिन तुम लोग मुझसे 2 गुना पैसा मांग रहे हो। मैंने जितना उधार लिया था उससे 2 गुना मैं कैसे चुका सकता हूं? ये सुनते ही वो टकला गुंडा और गुस्से में आ जाता है और बिना कुछ सोचे उस बूढ़े के चेहरे पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। फिर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। उधार लोगे तो ब्याज भी लगेगा और समय पर नहीं चुकाओगे तो ब्याज बढ़ेगा भी। क्या तुझे इतनी सी बात भी नहीं पता? आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं करता। भीड़ में खड़ा एक आदमी गुस्से में कहता है, ये लोग कितने बदमाश हैं। लेकिन तभी उसके पास खड़ा दूसरा आदमी तुरंत उसे रोक देता है और धीरे से कहता है, चुप रहो, अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये लोग न्यूबॉर्न ग्रुप के हैं। ये सुनकर पहला आदमी और भी हैरान हो जाता है। वो धीरे से कहता है, आखिर सरकार इनके खिलाफ कुछ करती क्यों नहीं? इन्हें इतनी छूट क्यों दी हुई है? उधर वो टकला गुंडा अपने साथियों के साथ लोगों की बातें सुन रहा होता है और तभी वो भीड़ में खड़े एक आदमी की ओर घूरते हुए बढ़ता है। वो गुस्से में पूछता है, तुम अभी क्या फुसफुसा रहे थे? क्या तुम कह रहे हो कि जापान को बर्बाद करने के पीछे हम लोग हैं? वो आदमी डर से कांपने लगता है, लेकिन तभी वो गुंडा घूरते हुए कहता है, इस दुनिया में पहले से ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहां वही जिंदा रहता है जिसके पास ताकत होती है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो सामने आकर लड़ लो, अगर तुम में ताकत है तो। ये सुनकर वह आदमी पूरी तरह डर जाता है और तुरंत कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वो गुंडा हंसते हुए कहता है, कमजोर लोग हमेशा पीठ पीछे शिकायत करते हैं, सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आती है। सबका ध्यान उसी दिशा में चला जाता है, क्योंकि वहां खड़ा एक हट्टा कट्टा गुंडा अचानक जमीन पर गिर चुका होता है, और वो भी सिर्फ एक ही वार में। भीड़ में खड़े लोग हैरान होकर कहने लगते हैं, अरे ये क्या हुआ? उसे किसने गिरा दिया? उधर टकला गुंडा भी गुस्से में उस तरफ दौड़ता है और चिल्लाकर कहता है, कौन है वो? तभी भीड़ के बीच से एक लड़का आगे आता है और हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि योची होता है। अब वह पहले जैसा कमजोर बच्चा नहीं रहा था। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। वह बेहद शांत खड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा होता है। टकला गुंडा गुस्से में उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, तू छोटा सा बच्चा हमारे काम में दखल दे रहा है। और यह कहकर वो योची पर हमला करने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी योची बिजली की तरह तेज मूव करता है। वो उस हमले को आसानी से साइड कर देता है और सीधे उसके ठोड़ी पर एक जबरदस्त पंच मारता है। धड़ाम! उस एक ही वार से टकले के कई दांत टूटकर बाहर गिर जाते हैं। लेकिन योची यही नहीं रुकता। अगले ही पल वो हवा में उछलकर एक जोरदार किक मारता है, जिससे टकला सीधा जमीन पर जा गिरता है। भीड़ में खड़े लोग ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। कोई कहता है, अरे ये तो हाई स्कूल का बच्चा है, इसने न्यूबॉर्न ग्रुप के मेंबर को एक ही वार में गिरा दिया। दूसरा आदमी ध्यान से उसकी यूनिफॉर्म को देखकर कहता है, रुको, उसके कपड़े देखो, ये कोई साधारण स्कूल नहीं है, ये इकाई हाई स्कूल की यूनिफॉर्म है। और ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि टोक्यो में एक ऐसा स्कूल था जिसे सीधे न्यूबॉर्न ग्रुप चलाता था, और उस स्कूल को पूरे अंडरवर्ल्ड में एक ब्रीडिंग ग्राउंड माना जाता था। एक ऐसी जगह जहां से संगठन के सबसे खतरनाक और ताकतवर लोग निकलते थे। और यही वो जगह थी जहां 2 साल पहले 4th डायरेक्टर ने योची को भेजने का फैसला किया था। भीड़ में खड़े लोग अब आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, तुम उसके कपड़े नहीं देख रहे? यह इकाई हाई स्कूल की यूनिफॉर्म है। दूसरा आदमी तुरंत बोल पड़ता है, मतलब ये उसी स्कूल का छात्र है, क्योंकि टोक्यो में एक ऐसा हाई स्कूल था जिसे सीधे न्यूबॉर्न ग्रुप चलाता था। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था, बल्कि ये एक तरह का ब्रीडिंग ग्राउंड था, एक ऐसी जगह जहां से इस गैंग के नए और खतरनाक मेंबर्स तैयार किए जाते थे। देश भर से सबसे टैलेंटेड और ताकतवर लड़कों को वहां लाया जाता था और फिर उन्हें ट्रेन किया जाता था ताकि वे भविष्य में इस पूरे संगठन का हिस्सा बन सकें। यही वो जगह थी जहां से निकलने वाले लोग आगे चलकर गैंग में बड़ी बड़ी पोजीशन हासिल करते थे
और यही बात 2 साल पहले फोर्थ डायरेक्टर योची को समझा रहे थे। उन्होंने कहा था, इस संगठन के ज्यादातर सक्सेसर वहीं से निकलते हैं। अगर तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी है और अपने पिता की विरासत वापस लेनी है तो तुम्हें उसी स्कूल में जाना होगा। लेकिन यह सुनकर उस समय योची ने गुस्से में कहा था, क्या तुम कहना चाहते हो कि मुझे इस गैंग का कुत्ता बन जाना चाहिए? ये सुनकर फोर्थ डायरेक्टर तुरंत जवाब देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उनका पीछा करना है। फिर वह गंभीर होकर कहते हैं, तुम्हें वहां जाकर ऐसा बनना है कि लोग तुम्हारा पीछा करें, क्योंकि नई पीढ़ी ही भविष्य की ताकत होती है। अगर तुम उस स्कूल पर अपना दबदबा बना लेते हो तो भविष्य में पूरे संगठन पर तुम्हारा नियंत्रण हो सकता है। दरअसल मिकाडो खुले तौर पर योची को मार नहीं सकता था, क्योंकि संगठन के कई लोग जानते थे कि असली उत्तराधिकारी अभी जिंदा है, इसीलिए वो छिपकर हमले करवा रहा था। लेकिन उस स्कूल के अंदर सभी लोग एक ही नियम के तहत लड़ते थे और वहां ताकत ही सब कुछ थी। इसलिए अगर योची वहां सबसे ताकतवर बन जाता तो वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर अपना नियंत्रण बना सकता था। और अब 2 साल की ट्रेनिंग के बाद योची उसी स्कूल में पहुंच चुका था। सीन आता है स्कूल के अंदर का, जहां योची सामने खड़ा होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, मेरा नाम सिंधो योची है। ये नाम सुनते ही कुछ लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सिंधो वही नाम था जो कभी इस पूरे संगठन के सबसे बड़े लीडर का था। योची आगे कहता है, मैं यहां अपने करियर की पहली सीढ़ी चढ़ने आया हूं। उसकी आंखों में अब पहले वाला डर नहीं था, अब उनमें सिर्फ दृढ़ निश्चय और बदले की आग दिखाई दे रही थी। वो सामने की ओर घूर कर देखता है, जैसे मानो वो पहले ही तय कर चुका हो कि इस स्कूल में क्या होने वाला है। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो हेलो मेरे यारों, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में हमारे हीरो योची के एक नए रूप को देखा था, जहां वो इकाई गैंग के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जा रहा था, उसी की ड्रेस पहनकर। और जाते वक्त वो कह रहा था कि मुझे ये मेक श्योर करना है कि मैं उस स्कूल के सारे कंट्रोल्स को अपने हैंड में ले लूं। मैं इस स्कूल को अपने स्टेपिंग स्टोन के तौर पर यूज करूंगा। और फिर वो कहता है, मेरा नाम सिंधो योची है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इसी काई गैंग के स्कूल को दिखाया जाता है, जिसका नाम इसी हाई स्कूल है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ से जो भी बंदे ग्रेजुएट होते हैं वही आगे चलकर अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स को संभालते हैं। ये जो न्यून ग्रुप का स्कूल है, यह एक पर्सनल और प्राइवेट स्कूल है, जिसे बहुत ही पुराने समय से इन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। इस स्कूल की जो बाउंड्री और डिविजन्स हैं, उन्हें 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और इनमें से जो बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इस स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले बंदे ही उस डिपार्टमेंट में शामिल होते हैं और आगे चलकर बड़े बड़े बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। फिर हमें यहाँ एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है, जो सबको समझा रहा होता है कि इस स्कूल की परंपरा को फॉलो करते हुए ही यहाँ के स्टूडेंट आगे चलकर इकाई गैंग के मेंबर्स बनते हैं। तभी हमें वहाँ का प्रिंसिपल दिखाई देता है, जिसने चश्मा पहना हुआ होता है। वो कहता है, तो यहाँ पर न्यून ग्रुप के टीचर के तौर पर मैं तुम नए स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। आज के इस सेरेमनी में तुम सभी लोग यहाँ आए हो बिजनेस डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट मेंबर बनने के लिए, यानी कि आगे चलकर सभी बड़े बिजनेस को संभालने वाले मेंबर्स यहीं से तैयार होंगे। ये सुनकर वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी वो टीचर कहता है, ये स्कूल बहुत पुराने समय से चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये कई विवादों और समस्याओं से भी घिरा रहा है। आखिरकार क्यों? क्या तुम लोगों को इसका कोई रीजन पता है? ये सुनकर सारे बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं कि आखिर इसका जवाब कौन देगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सचमुच में इस बार जो ये न्यू ग्रुप आया है, ये बहुत ही कमजोर लोगों से भरा हुआ लगता है। मुझे यहाँ कोई भी रियल मैन नजर नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा जवाब देने के लिए हाथ खड़ा करता है। ये देखकर टीचर कहता है, ओहो, तो तुम हो, चलो बताओ क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है, सर, इस स्कूल को बनाया ही इसलिए गया है ताकि सभी गैंग्स और संगठनों को एक साथ जोड़ा जा सके और उन्हें एकीकृत किया जा सके। यह सुनकर टीचर चुटकी बजाते हुए कहता है, बिल्कुल सही। न्यून ग्रुप के जो नियम और रेगुलेशंस हैं, उनकी स्थापना मूल रूप से इशिका के द्वारा की गई थी, ताकि पूरे देश के अलग अलग संगठनों को कंट्रोल किया जा सके और उन्हें एकजुट किया जा सके। फिर वह आगे बताता है कि वर्तमान में इसका मेन हेडक्वार्टर स्पेन पैलेस में है, जहां सभी टॉप अधिकारी मौजूद रहते हैं और वहीं से सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर कोई नया मेंबर उस लेवल तक पहुंचना चाहता है तो उसे पहले अलग अलग ग्रुप्स को अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है। उसे अपनी ताकत, नेतृत्व और कंट्रोल दिखाना पड़ता है। और फिर वो पूछता है, क्या तुम लोग ये सब समझ पा रहे हो? क्या तुम लोग इसके लायक हो? फिर वो कहता है, दूसरे शब्दों में कहें तो आज यहां से एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है, जिसका मतलब है अपनी ताकत से शासन करना। और ये कहते हुए वो लॉलीपॉप खाते हुए मुस्कुरा रहा होता है। वो आगे कहता है,
इसी वजह से इसी इकाई अपने अंदर इतने सारे मेंबर्स को रखता है और पूरी व्यवस्था को संभाल कर रखता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम जानते हो तुम्हें इसके लिए क्या करना होगा? और फिर खुद ही जवाब देता है, तुम्हें मजबूत बनना होगा। ये सुनकर कई स्टूडेंट्स ध्यान से उसे देख रहे होते हैं, जबकि एक लड़की अजीब सा फेस बनाकर बस खड़ी रहती है। तभी अचानक टीचर की नज़र एक स्टूडेंट पर पड़ती है और वो कहता है, 1 मिनट रुको, क्या तुम सच में नए स्टूडेंट हो? तो वो बच्चा जवाब देता है, जी हाँ सर, मैं अभी अभी दाखिल हुआ हूँ, ये मेरा यहाँ पहला दिन है। ये सुनकर टीचर थोड़ा हैरान होकर कहता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर तो तुम किसी बूढ़े आदमी जैसे लगते हो, तुम हमारे यंग बॉसेस से भी ज्यादा बूढ़े लग रहे हो। ये सुनकर बाकी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं, अरे यार, तुम्हें पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम स्ट्राइकर केरू है। दूसरा कहता है, क्या ये वही लड़का है? ये तो बहुत ही पावरफुल फाइटर है, हमें इससे लड़ना नहीं चाहिए। और वहीं खड़ा योची भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी वहां से एक आवाज आती है, अरे ये किस तरीके का मजाक है? एक लड़के के बारे में ऐसा बोल रहे हो? आखिर ये कौन से मुल्ली का खेत है? हम देखते हैं कि एक लंबा सा लड़का जोर जोर से बोल रहा होता है, हंस रहा होता है और बाकी लोगों का मजाक उड़ा रहा होता है। वो कहता है, तुम लोग सचमुच में ऐसा कर रहे हो, वो भी सिर्फ एक बंदे के लिए? उससे कौन नहीं लड़ना चाहेगा? ये तो बस एक मजाक है, मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं। मुझे तो उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। फिर वो योची की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे बच्चे? यह सुनकर योची उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? और हम देखते हैं कि जिस लड़के के बारे में वो लंबू बात कर रहा था, वही लंबे बालों वाला लड़का उसके पीछे खड़ा होता है और अचानक से वो उसे एक जोरदार चमाटा मार देता है। ये देखकर योची कहता है, तुम आखिर इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? इसके बारे में ऐसा बोलकर क्या साबित करना चाहते हो? तभी पीछे वाला बंदा भी बोल पड़ता है, हाँ, ये बेवकूफ है, ये यहाँ पर चीजों को न समझता है और ना ही देखता है कि कोई सुन भी रहा है। फिर वो उससे कहता है, क्या तुम सचमुच में यहाँ मेरे साथ मजाक करना चाहते हो? ओ ए लंबे बाल, अपनी अकड़ को थोड़ा जेब में रख। ये सुनकर वो लड़का हल्का सा स्माइल करता है और उसे घूरते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, लगता है तुम अभी तक अपनी औकात को जान नहीं पाए हो। तुम्हें तुम्हारी औकात और कमजोरियां एक साथ दिखानी होंगी। तुम्हें यहाँ बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम यहाँ सिर्फ गड़बड़ी मचा रहे हो। तभी अचानक से एक भारी आवाज आती है, ओ ए, यहाँ इतना शोरगुल क्यों हो रहा है बेवकूफों? लेकिन ये लोग टीचर की बात को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और आपस में ही झगड़ने लगते हैं। वो लंबू उस लंबे बाल वाले लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुझे मजाक करना ही है तो आ, मैं तुझे मजाक दिखाता हूँ। थोड़ी देर में तेरे साथ थोड़ा मनोरंजन कर लेता हूँ। ये देखकर टीचर गुस्से से अपनी एनर्जी रिलीज करता है और भारी आवाज में चिल्लाता है, आखिरकार सेरेमनी के बीच में तुम लोग हंगामा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम लोगों को बात करने की इजाजत दी थी? यह सुनकर सभी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। टीचर उन्हें घूरते हुए कहता है, तुम इधर आओ। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही डरावनी नजरों से उन्हें बुला रहा होता है। ये सुनते ही वो लंबू लड़का तुरंत दौड़कर टीचर के पास जाने लगता है और कहता है, जी सर, जी सर। उधर लंबे बाल वाला लड़का अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है, आज तो इसकी खटिया खड़ी होने वाली है, इसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है। वो ये सब इसलिए बोल रहा होता है ताकि टीचर की नज़र में वही सही लगे। तभी योची धीरे से कहता है, इनफ। लेकिन वो बंदा फिर कहता है, अरे यार, मेरे सवाल का तुमने जवाब ही नहीं दिया, मैंने तुमसे कुछ पूछा था। तब योची उसकी ओर देखते हुए कहता है, अबे, क्या मैं तुझे जानता हूं, जो तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे हम जन्मों के दोस्त हों? आखिर तू है कौन? ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है, अरे यार, कमाल करते हो तुम, क्या तुम यह पूछ रहे हो कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? फिर वो कहता है, नहीं, मैंने बस तुमसे इसलिए बात की क्योंकि तुम मेरे बगल में खड़े थे। जाहिर सी बात है, हम दोनों यहाँ एडमिशन लेने आए हैं और साथ ही खड़े थे, इसलिए मैंने बात कर ली। फिर वो अपनी उंगली से योची की ओर इशारा करते हुए कहता है, और सच कहूं तो मैंने तुमसे इसलिए बात की क्योंकि तुम मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। योची पूछता है, इंटरेस्टिंग कहने का मतलब? वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं अपने बगल में खड़े इंसान की आंखों को देखकर ही समझ सकता हूं कि वो किस तरह का इंसान है और उसके अंदर कितनी ताकत है। फिर वो योची की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ बहुत ही डीप नजर आया, इसलिए मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की। फिर वो हंसकर कहता है, क्या ये कमाल की बात नहीं है? ये सुनकर योची अपने मन में सोचता है, ये मजाक की तरह बात कर रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह यकीन है कि इसके सामने वाला इंसान कैसा है। फिर वो बंदा हंसते हुए कहता है, खैर, जो भी हो, हम यहाँ बस मजे करने के लिए आए हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो। फिर वो सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है, बस इंतजार करो, अभी थोड़ी देर में उस बंदे की अच्छी तरह धुलाई होने वाली है। और तभी वहां से आवाज आती है, एंट्रेंस सेरेमनी का कार्यक्रम अब शुरू किया जाएगा।
और इसी के साथ आगे का सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कि जिस लड़के को अभी बुलाया गया था वो एरिना के अंदर टीचर के पास खड़ा होता है। टीचर उससे कहता है, बेवकूफ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, पहले अपना नाम बताओ। तो वो लड़का तुरंत सिर झुकाकर कहता है, मेरा नाम सिंह के तासीरो है सर। फिर वो आगे कहता है, सर मैं आपसे मिलने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहा था, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई साई सर। ये सुनकर टीचर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? क्योंकि वो उसका नाम साई लेकर बुला रहा होता है। तो वो लड़का जवाब देता है, जी सर बिल्कुल, मैं आपको इसी काई के एक दिग्गज और लेजेंड के रूप में जानता हूं। ये सुनकर साई अपने हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे बस करो बस करो, आजकल के बच्चे सिर्फ बकवास करना जानते हैं। फिर वो गंभीर होकर कहता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम इस स्कूल में क्या करने आए हो? ये सुनते ही वो लड़का बिना सोचे जवाब देता है, मैं यहां इसी काई का वफादार कुत्ता बनने के लिए आया हूं। ये सुनकर साई अचानक गुस्से में बोल पड़ता है, शिट, हमें आज्ञाकारी आवारा कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर वो लड़का पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी साई की आवाज फिर सुनाई देती है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच में इंसान की तरह व्यवहार कर सके, ऐसे लोग जो खुद को संभाल सकें। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा जाता है और साई कहता है, आजकल के युवा सिर्फ बातें करना जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे जो ये खतरनाक दिखने वाला आदमी खड़ा है, ये पिछले ही हफ्ते इसी काई का रिटायर्ड मेंबर बना है। फिर वो कहता है, अगर तुम लोग इस नई पीढ़ी की ताकत को संभालना चाहते हो तो पहले तुम्हें पुरानी पीढ़ी को हराना होगा, क्या तुम इसमें सक्षम हो? इतना कहते ही अचानक से उस लड़के पर एक जोरदार घूंसा पड़ता है और वो उस घूंसे को रोक भी नहीं पाता। साई जोर से कहता है, अपनी ताकत दिखाओ और इसे साबित करो। इसके बाद वो खतरनाक आदमी बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो लगातार कई घूंसे उस लड़के के चेहरे और कनपटी पर मारता रहता है। वो लड़का बार बार प्लीज प्लीज कहता रहता है, लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी रहम नहीं करता। कुछ ही सेकंड में वो लड़का जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो आदमी रुकता नहीं। वो उसके गर्दन पर भी एक जोरदार अटैक करता है और फिर हंसते हुए कहता है, जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, जो पुरानी पीढ़ी को हराकर उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, उन्हें यहीं पर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। फिर आवाज आती है, एक एक करके आगे बढ़ो और इसे हराओ, यही तुम लोगों की एंट्रेंस सेरेमनी का पहला टेस्ट है। ये सुनकर कई स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं, यार मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगर हम ये टेस्ट पास नहीं कर सके तो हमें यहां से निकाल दिया जाएगा। दूसरा कहता है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, पहले ही हफ्ते हमें एक रिटायर्ड इकाई गैंग के मेंबर से लड़ना होगा। फिर वो कहता है, ये तो बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा, हमारे जीतने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। उधर वो ताकतवर आदमी अपनी गर्दन चटका रहा होता है और आवाज आती है, तुम्हारा प्रतिद्वंदी एक पूर्व याकूजा मेंबर है। लेकिन उसी समय राइटर बताता है कि असल में ये सब कुछ एक धोखा और दिखावा है। अगर कोई यहाँ हार भी जाता है तो उसे सच में स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि इन स्टूडेंट्स के अंदर कितनी हिम्मत और कितनी क्रूरता है, क्योंकि ऐसे गुस्सैल स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। तभी साई जोर से कहता है, क्या हुआ, डर गए कायरों, आगे बढ़ो। और तभी उसका ध्यान अचानक एक स्टूडेंट पर जाता है जो बिना कुछ बोले एरिना के अंदर आ चुका होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा योची होता है। योची अपने मन में कह रहा होता है, ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है जहां एंट्री के लिए कोई आसान टेस्ट दिया जाए। अगर मुझे यहां कंट्रोल हासिल करना है, अगर मुझे इसी काई स्कूल को अपने कब्जे में लेना है, तो मुझे अपनी ताकत दिखानी ही होगी। ये देखकर कई लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, वाह, ये तो खुद ही आगे आ गया। पीछे खड़ा टीचर भी कहता है, आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से आगे बढ़कर लड़ने आते हैं। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे इस फाइटिंग स्पिरिट को स्वीकार करता हूं, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने गलत अपोनेंट चुन लिया है। इतना कहते ही वो ताकतवर आदमी अचानक योची पर जोरदार पंच मार देता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि योची ने उस पंच को एक ही पल में रोक दिया होता है। ये देखकर वो ताकतवर बंदा खुद भी चौंक जाता है। उधर खड़े साई टीचर भी हैरानी से कहते हैं, ये क्या, इसने उसके मुक्के को रोक दिया, वो भी इतनी आसानी से। सारे स्टूडेंट्स भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। उधर वो गोल्डन बालों वाला लड़का बिल्कुल शांति से खड़ा होता है, फिर हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता था ये लड़का थोड़ा तो इंटरेस्टिंग जरूर है, मैं इसके बारे में गलत नहीं सोच रहा था। तभी हम देखते हैं कि योची उस आदमी के हाथ को पकड़कर धीरे धीरे मोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उस आदमी को तेज दर्द होने लगता है और वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। लेकिन वो आदमी भी तुरंत संभल जाता है और गुस्से में अपना दूसरा पंच चलाते हुए चिल्लाता है, यू ब्रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह हाथ उठाने की?
इसके बाद वो लगातार कई पंचेज योची पर चलाने लगता है, लेकिन योची बड़ी आसानी से उसके सारे पंचेस को डॉस कर रहा होता है। और तभी अचानक योची भी अपना हमला शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उसके ठोड़ी पर एक जोरदार मुक्का मारता है, फिर बिना रुके लगातार कई मुक्के उसके शरीर पर बरसाने लगता है, ऊपर से नीचे तक, हाथों से लेकर छाती और पेट तक। और कुछ ही सेकंड में वो आदमी पूरी तरह संभल नहीं पाता और एरिना के अंदर ही जमीन पर गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि योची का फिस्ट हल्का सा लाल और गर्म हो चुका होता है, क्योंकि उसने लगातार इतने जोरदार मुक्के मारे थे। योची फिर सामने खड़े टीचर की ओर घूरते हुए कहता है, तो अब इतना काफी है ना? फिर वो शांत आवाज में कहता है, इनफ है ना टीचर? और आगे कहता है, अब से मैं आपकी देखरेख में रहूंगा, आपके केयर में। और इसी सीन के साथ ये छोटा सा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो हेलो मेरे यारों, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि योची टीचर साई के सामने खड़ा होता है और कहता है, वेल टीचर, अब से मैं आपकी केयर में रहूंगा, ठीक है ना? ये सुनकर टीचर हैरानी से उसे देखते हुए कहते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक फ्रेशर हाल ही में रिटायर्ड मेंबर को अपने खाली हाथों से इस तरह पछाड़ सकता है। इतना कहते ही वो अचानक एक क्रेजी मैन की तरह मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, मैं कई सालों से किसी ऐसे ही इंसान का इंतजार कर रहा था। फिर वो योची की ओर देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि हाल ही में यहाँ जितने भी स्टूडेंट आए थे वो सभी एवरेज लेवल के थे। सच कहूं तो इस साल मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि इतने समय से मेरा जो एंटरटेनमेंट था वही कुछ खास लोग कर रहे थे। तभी हमें एक खतरनाक सा दिखने वाला स्टूडेंट दिखाई देता है, जो अब तक टीचर का मनोरंजन फाइटिंग के जरिए करता आया था। टीचर आगे कहते हैं, उस घटना के बाद पहली बार कोई ऐसा नया स्टूडेंट यहाँ आया है, ये वाकई बहुत रेयर है। फिर वो योची से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? योची पहले कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, मेरा नाम ओगामी योची है। हालांकि असल में उसने यहाँ नकली नाम इस्तेमाल किया होता है। उसने अपने पिता का असली नाम सिंडो नहीं बताया। 1 महीना पहले, इसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। योची वहां डंबल उठा रहा होता है, तभी एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें नकली नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंडो यो नाम का इस्तेमाल करना तुम्हारी असली पहचान को जाहिर कर देगा, इसलिए जितना हो सके अपनी पहचान छुपाकर रखो। ये आदमी वही होता है जिसने कभी योची की जान बचाई थी। हमें बताया जाता है कि वो न्यू वन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उसका नाम है योसिन सातो। योसिन सातो कहते हैं, तुम्हारी परिस्थितियों को देखते हुए नए स्टूडेंट्स के बीच तुम बहुत अलग दिखाई दोगे। ये सुनकर योची पूछता है, आप कहना क्या चाहते हैं? सातो जवाब देते हैं, ये तुम्हारी फिजिकल ताकत की वजह से है। योची हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ओह, तो आपका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, इसलिए मैं बाकी लोगों से अलग दिखूंगा। फिर वो अपने गले में लगे कॉलर की ओर इशारा करते हुए पूछता है, तो फिर इस कॉलर का क्या मतलब है? क्या ये मेरी पहचान छुपाने के लिए नहीं है? सातो खड़े होते हैं और कहते हैं, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें पहले ही सब समझा दिया है। ये कॉलर तभी हटाया जा सकता है जब किसी को एक सच्चे इंसान के रूप में पहचाना जाए। फिर वो ठंडे स्वर में कहते हैं, अभी के लिए तुम्हारे दिन सिर्फ एक कुत्ते की तरह हैं। इसके बाद वो अपना हंटर उठाते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि इसे खुद ही उतार फेंको। अगर शिकायत है तो मेरा सामना करो और कम से कम एक भेड़िया बनकर दिखाओ। वर्तमान समय अब हम देखते हैं कि योची क्लासरूम में शांत बैठा हुआ है और उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा है। वो मन ही मन कहता है, उन्होंने कहा था कि सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है, इसलिए मुझे खुद को साबित करना होगा। तभी उसकी नजर सामने बैठी नीले बालों वाली एक लड़की पर जाती है, जो लगातार उसे घूर रही होती है। योची कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, तो तुम्हारा नाम ओगामी है ना? मेरा नाम ओमी है। योची ठंडे स्वर में कहता है, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? ओमी थोड़ा झुककर कहती है, ओगामी, तुम काफी ताकतवर लगते हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? योची तुरंत जवाब देता है, मुझे यहाँ दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं मना करता हूँ। ओमी हैरान होकर पूछती है, कोई इंटरेस्ट नहीं? लेकिन क्यों? योची जोर से कहता है, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है। कमजोर लोग मेरे लिए सिर्फ कचरा होते हैं। ये सुनते ही क्लास के बाकी लड़के गुस्से में खड़े हो जाते हैं। एक लड़का चिल्लाकर कहता है, ओ ए, आखिर तू कहना क्या चाहता है? तभी ओमी मुस्कुराकर कहती है, मतलब ये कि तुम्हारी नजरों में यहाँ मौजूद सभी लोग कमजोर और बेकार हैं। योची बिना झिझक कहता है, बिल्कुल सही, कमजोर लोग बस कमजोर होते हैं, उन्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। फिर वो उन्हें घूरते हुए कहता है, अगर यहाँ रहना है तो मेरे पैरों के सामने रेंगते हुए जाओ। असल में योची ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि वो क्लास में अपनी ताकत साबित कर सके। उसके मन में चल रहा होता है, फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को 2 क्लास में बांटा गया है, क्लास ए और क्लास बी। जो अच्छे फाइटर्स थे उन्हें क्लास बी में डाल दिया गया और बाकी कचरा मेरे क्लास में आ गया।
इससे पहले कि ये लोग अपना ग्रुप बनाए, मुझे इन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। फिर वो ओमी की ओर देखकर सोचता है, मेरे सामने बैठी ये लड़की, मैं इसे एक ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करूंगा। अब जैसे ही क्लासरूम में माहौल गर्म होने लगता है, हम देखते हैं कि योची के सामने खड़े लड़के गुस्से से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक लड़का अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा था? हम लोग तुम्हारे पैरों के सामने रेंगेंगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं कि ओमी धीरे धीरे योची के सामने से हटकर उसके साइड में खड़ी हो जाती है। फिर वो हल्का सा झुककर नाटक करते हुए कहती है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ओमी यहाँ तुम्हारे पैरों के सामने रेंगते हुए चली जाएगी। ये कहते हुए वो हंसने लगती है और आगे कहती है, वैसे अगर तुम जीत नहीं सकते तो खुद को बेच देना भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ मौके को गंवाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। असल में ओमी ये सब इसलिए कह रही होती है ताकि वो योची के साइड खड़ी होने का एक मौका बना सके। लेकिन उसकी ये बात सुनकर बाकी लड़के हैरान रह जाते हैं। वो मोटा लड़का गुस्से से कहता है, आखिर तुम इतनी जल्दी अपना रंग कैसे बदल सकती हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म निकली। दूसरा लड़का भी कहता है, हाँ, ये तो साफ साफ इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रही है। क्या इसे हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? इसके बाद क्लास में खड़े बाकी लड़के भी चिल्लाने लगते हैं, शर्मनाक है, सच में बहुत शर्मनाक है। लेकिन ओमी बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। वो आराम से मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इसमें शर्मनाक क्या है? फिर वो आगे कहती है, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम किसी ताकतवर इंसान के नीचे काम करना ही नहीं चाहते। लेकिन सच तो ये है कि तुम लोग इसी जगह को इसलिए ज्वाइन करते हो क्योंकि यहाँ ताकतवर लोग होते हैं। वो हंसते हुए कहती है, तुम लोग भी तो यही चाहते हो कि किसी मजबूत इंसान के साथ रहकर उसकी सफलता का फायदा उठाओ ताकि तुम भी उसके साथ साथ आगे बढ़ सको। फिर वो साफ शब्दों में कहती है, तो अगर मैं भी वही कर रही हूं तो इसमें अलग क्या है? इसके बाद वो बाकी लड़कों की ओर देखकर कहती है, तुम लोग भी यहाँ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि इस जगह की सफलता का फायदा उठाना चाहते हो, तो फिर तुम और मुझ में आखिर फर्क ही क्या है? फिर वो उन्हें घूरते हुए कहती है, ऐसे में तुम लोग मुझे बेशर्म या पाखंडी कैसे कह सकते हो? सच तो ये है कि तुम लोग ही सबसे ज्यादा शर्मनाक हो। ये सब सुनकर योची अपने मन में सोचने लगता है, ये लड़की आखिर है क्या? इसे बेशर्म कहूं या फिर साहसी? वो आगे सोचता है क्योंकि ये दोनों ही तरीकों से बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उधर ओमी भी महसूस करती है कि योची लगातार उसकी ओर देख रहा है। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, ओगामी, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? योची बिना झिझक जवाब देता है, हाँ, मैं तुम्हें घूर रहा हूँ। यह सुनकर ओमी हल्की हंसी के साथ कहती है, असल में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे पसंदीदा टाइप के लड़के जैसा है, इसलिए जब तुम मुझे ऐसे देखते हो तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब क्लास में मौजूद बाकी लड़के इन दोनों की बातें सुन सुनकर और ज्यादा चिढ़ जाते हैं। तभी वो मोटा लड़का गुस्से से चिल्लाता है, बस बहुत हो गया, तुम दोनों मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। लगता है अब मुझे तुम दोनों को यहीं कुचल देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुलता है। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। दरवाजे से एक टीचर अंदर आते हैं जिनके हाथ में एक रजिस्टर होता है। तभी कुछ बच्चे धीरे से कहते हैं, अरे टीचर आ गए। वो असल में उनके क्लासरूम होम टीचर होते हैं। टीचर अंदर आते ही कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या बकवास कर रहे हो और ये सब चीजें यहाँ किसने फैलाई हैं? जल्दी साफ करो। एक लड़का तुरंत कहता है, जी सर, ये मेरी गलती है, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ। टीचर फिर पूरी क्लास को घूरते हुए कहते हैं, क्या मैंने तुम लोगों को बैठने के लिए कहा था? यह सुनते ही सभी छात्र तुरंत अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। टीचर अपना रजिस्टर टेबल पर रखते हुए कहते हैं, सबसे पहले एक जरूरी बात सुन लो। आज तुम लोगों की पहली क्लास है, इसलिए सबसे पहले हमें इस क्लास का लीडर चुनना होगा। फिर वो आगे कहते हैं, स्वाभाविक है कि तुम लोगों में से जो सबसे ज्यादा काबिल होगा वही क्लास लीडर बनेगा। इसके बाद टीचर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। पूरी क्लास उनकी बात ध्यान से सुनने लगती है। टीचर कहते हैं, तुम लोग आपस में मुकाबला शुरू कर दो और तब तक लड़ते रहो जब तक सिर्फ एक इंसान खड़ा न रह जाए। फिर वो गंभीर आवाज में कहते हैं, जब तक कोई दूसरा उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत न कर सके तब तक लड़ाई जारी रहेगी। ये सुनकर पूरी क्लास का माहौल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। टीचर आखिर में कहते हैं, और मेरी एक और सलाह है, सबसे पहले इस क्लास के सबसे ताकतवर इंसान को कुचल दो, उसके बाद आपस में लड़ना। ये सुनते ही क्लास के सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे योची की ओर देखने लगते हैं। उसी समय ओमी की आवाज आती है, जैसा मैंने सोचा था, सभी लोग आखिरकार ओगामी को ही निशाना बना रहे हैं। वो अपने हाथ चटकाते हुए मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, मैं आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगी। फिर स्ट्रेचिंग करते हुए वो कहती है, जब तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे तो मुझे मत भूलना, अपने फायदे में से थोड़ा फायदा मुझे भी दे देना। योची शांत स्वर में कहता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुमने अभी मेरा साथ दिया है, यह मत समझना कि हम दोस्त बन गए हैं। ये सुनकर ओमी हंसते हुए कहती है, ठीक है,
ठीक है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। फिर वो पूरे क्लास की ओर देखकर कहती है, तो सुनो सब लोग, मैं लोगों को जमीन पर रेंगवाने में काफी माहिर हूं। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारी ब्लू हेयर ओमी आखिर किस तरह इन सबको जमीन पर रेंगने पर मजबूर करती है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।